गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई का लेवल कैसा चल रहा है? आई होप सब कुछ ठीक ठाक तरीके से आप रिवाइज भी करते हुए चल रहे होगे और पढ़ते भी चल रहे होगे। नो डाउट हमारा टारगेट मिड टर्म में तो अच्छे नंबर लाना ही है। इसके अलावा हम चाहेंगे, जाहिर सी बात है आप भी ये चाहोगे कि आपके प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आए और बोर्ड में तो विदाउट एनी डाउट अच्छे नंबर आए, है ना। इसी के लिए इतना सब कुछ चल रहा है ताकि आपको रिवीजन करने में यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कोई दिक्कत ना आए। हम क्लासेस में फेस टू फेस तो टॉपिक को लाइन टू लाइन कवर कर ही रहे हैं। अभी हमारी पूरी कोशिश है कि क्या कवर हो जाए हमारा, अभी हमारी रिवीजन एक एक करके सारे चैप्टरों की खत्म हो। तो बच्चों इसी चीज़ में हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज हम हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। तो बच्चों जिसने चैप्टर 1 रिवाइज नहीं करा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फटाफट जाकर इस क्लास को रिवाइज करो। हमारे चैनल पे पड़ी हुई है 12th क्लास इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट के अंदर इसका लिंक या ये क्लास पड़ी हुई है ना, वहाँ पे देखना। आवाज़ आज शायद मेरी थोड़ी ख़राब आ रही होगी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इस वजह से। फिर भी आपको अगर आप ईयरफोन वगैरह लगा के या फ़ोन के स्पीकर से भी सुन रहे हो तो आराम से समझ में आ जाएगा ना। मैं इतना लाउड तो बोल ही रहा हूँ। आओ बच्चों शुरू करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। नाम क्या लिखा हुआ है बच्चों? नाम है हमारा 5 ईयर प्लान। आय हाय हाय, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षों की योजना है। हमारे क्या गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के और हमने क्या अचीव करा। बेशक बेटा चैप्टर के शुरुआत में लिखा हुआ है अचीवमेंट, लेकिन जब आप अंदर पढ़ोगे ना, अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा अचीवमेंट के साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा, फेलियर्स। और वो फेलियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अंदर। ठीक है, एक करके आओ सब खत्म करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे प्लानिंग का मतलब पता होना चाहिए कि ये प्लानिंग होती क्या है। तो शुरुआत में प्लानिंग का मतलब, अगेन दिस इज रिवीजन। कहीं कहीं मैं पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन, कहीं कहीं मैं समझाता हुआ चलूंगा, आगे बढ़ते हुए चलेंगे ना, दिखाऊंगा सब कुछ। हम ना, हमारी आंखों के नीचे से निकलेगा सब कुछ। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है? तो बेटा प्लानिंग का मतलब हुआ देश के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करने का मतलब होता है यूज करना। देश के रिसोर्सेज को, कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करना, यूटिलाइज करना अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, अलग अलग विकास के काम में, इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से जो अलग अलग विकास के काम में हमारे देश के रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। लाइक भाई दिल्ली से मुंबई का हाईवे बन रहा है, दिल्ली से मुंबई का क्या बन रहा है, हाईवे। सुना होगा आपने, ये हाईवे बन रहा है, 4 लेन 3 लेन के हाईवे बन रहे हैं दिल्ली से मुंबई। तो बेटा ये है हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इसको बनाने के लिए देश का पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए। ये देश के लिए जरूरी था, देश के लिए प्रायोरिटी वाली चीज थी, प्राथमिकता वाली चीज थी। तो इसके बारे में जिसने सोचा होगा, जब सोचा होगा तो उस काम को बोला गया होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आओ एक बार और ध्यान क्या रखना है बेटा, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हुआ देश के रिसोर्सेज को ऐसे ही यूज करना कि अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से हासिल करी जा सके। और ये डेफिनेशन आपकी मेरी नहीं है, ये डेफिनेशन बनाने वाले लोगों का नाम था प्लानिंग कमीशन। बेटा प्लानिंग कमीशन की अब हत्या कर दी गई है। अब प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सा आयोग आ चुका है? नीति आयोग। ये वाली चीज अभी आप अगले पैराग्राफ में पढ़ोगे। नीति आयोग कब आया था, ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। तो अभी हमने प्लानिंग का मतलब पढ़ा। अब प्लानिंग कमीशन, जो ये नाम है ना संस्था, प्लानिंग कमीशन बेटा एक संस्था थी जो भारत में प्लानिंग करती थी। इसकी स्थापना करते वक्त जो चेयरपर्सन थे, उन इंसान का नाम पेपर में आ सकता है, प्रोफेसर महलनोबिस। प्रोफेसर का नाम था प्रोफेसर महलनोबिस। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखना। प्रोफेसर अंकल का नाम क्या था? प्रोफेसर महलनोबिस। इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को स्थापना करवाने में हेल्प करी थी। इसके अलावा सन जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 के अंदर ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग है जो देश में ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाने पे काम कर रहा है। पहले कौन काम करता था? प्लानिंग कमीशन। अब कौन काम कर रहा है? नीति आयोग। कब आया है नीति आयोग? जनवरी 2015 में। बोलो भाई ये वाली बात क्लियर है? चेयरपर्सन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? प्रोफेसर महलनोबिस। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं देखना टॉपिक क्या भारत को प्लानिंग की जरूरत थी? भाई पेपर में आ सकता है। तो आंसर है विदाउट एनी डाउट, हाँ भारत को भाई 5 ईयर प्लानों की जरूरत थी। क्यों थी जरूरत? क्योंकि बच्चों हमारे को अंग्रेजों से, हमारे को ब्रिटिशर से एक डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी या स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी? स्टैग्नेंट। हमारे को अंग्रेजों से एक बहुत अच्छी खासी इकोनॉमी नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे को ग्रोथ करने के लिए प्लान तरीके से काम करना जरूरी था। तो बच्चों लिखता है इंडिया इनहेरिटेड, भारत को इनहेरिटेंस में मिला। इनहेरिटेंस मतलब भारत को पूर्वजों से मिला, अंग्रेजों से मिला। ब्रिटिश कैसी इकोनॉमी मिली? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। पीछे भी थी और स्टैग्नेंट भी थी।
इट वॉज बैकवर्ड, ये बैकवर्ड इसलिए थी क्योंकि आउटपुट काफी कम था, प्रोडक्टिविटी काफी कम था। एंड इट वॉज स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट इसलिए था क्योंकि जीडीपी ग्रोथ टाडी था। टाडी मतलब एकदम कछुए की रफ्तार बढ़ रहा था, मतलब एक तो बैकवर्ड थे, प्रोडक्शन कम था, और दूसरा ग्रोथ भी हल्की फुल्की हो रही थी, टाडी थी, स्लो थी, काफी ज्यादा स्लो थी। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। भाई ऐसी कमर टूटी इकोनॉमी को हम डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे, मार्केट फोर्सेस के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए प्लानिंग करना पड़ा। कैन नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पाथ्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते ढूंढने के लिए ऐसी कमर टूटी इकोनॉमी को हम डिमांड एंड सप्लाई बोले तो मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए प्लानिंग की स्थापना, प्लानिंग की जरूरत पड़ गई। इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जिसके लिए किसकी जरूरत थी? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट करवाने के लिए किसकी स्थापना हुई थी? प्लानिंग कमीशन। तो कुल मिलाकर कोई पूछे आपको क्या भारत को प्लानिंग कमीशन की जरूरत थी या प्लानिंग 5 वर्षीय योजनाओं की प्लानिंग करने की जरूरत थी, तो आंसर बोलना हाँ, क्योंकि हमारे को बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी, जहां प्रोडक्शन भी कम था, प्रोडक्टिविटी भी कम था, इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो डाउन हो रही थी। इस वजह से ऐसी इकोनॉमी की कमर टूटी इकोनॉमी को हम मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ नहीं सकते थे। स्वाहा, खत्म। आगे देखना बच्चों, अब 2 तरीके की प्लानिंग के बारे में बता रखा है, एक डायरेक्टिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव। आओ इसे मैं समझा देता हूं, आ सकता है 1 नंबर में। बेटा डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब हुआ मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि भाई तेरे को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर दे रही है, डायरेक्शन दे रही है, क्या करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सारा सरकार बता रही है। खत्म हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में सरकार बताएगी, साथ साथ सरकार खुद भी कूद पड़ेगी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, सरकार कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में खुद भी इन्वॉल्व हो जाएगी। डायरेक्टिव प्लानिंग में सिर्फ ऑर्डर देने का काम करेगी, डायरेक्शन देने का काम करेगी। आओ पढ़ते हैं। It refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand. यहाँ पे सरकार सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्ट करती है, सो दैट ताकि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम से वेवर्ड ना हो जाए। वेवर्ड का मतलब भटक ना जाए, इकोनॉमीज को भटकने से, इक्विलिब्रियम से भटकने के लिए। इक्विलिब्रियम मतलब बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब जब एडी बराबर क्या होता है? एएस। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? एग्रीगेट सप्लाई के। तो इस वाली सिचुएशन से अपन भटक ना जाए, इससे भटकने के लिए किस चीज की जरूरत थी? किस चीज की जरूरत थी? सप्लाई एंड डिमांड को डायरेक्शन देने की जरूरत थी, तो सरकार करती है ये काम। इसी को बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्लानिंग। इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। सरकार का खुद का, बेटा इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, स्टेट का मतलब हमेशा क्या होता है? गवर्नमेंट। इस प्लानिंग में, डायरेक्टिव प्लानिंग में सरकार का खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सरकार डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करती, सरकार सिर्फ ऑर्डर दे रही होती है, आदेश दे रही होती है सप्लाई को और डिमांड को, बोले तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आगे लिखता है बच्चों, ध्यान से देखना। इट इज मोर लाइकली, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। 2nd पेज हमारा खुल चुका है बुक का, देखना बच्चों ध्यान से। लिखा हमने, इट इज मोर लाइकली डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शन दे रहे हैं विद रिगार्ड टू क्या करना है और क्या नहीं करना, बोले तो डूज एंड डोंट्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, और किसको ध्यान में रखते हुए? देश का इंटरेस्ट। देश के इंटरेस्ट को और इंडिविजुअल लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, क्या नहीं करना, इस चीज को लेकर कहाँ पे ऑर्डर सुनाया जाता है, कहां पे डायरेक्शन दिए जाते हैं? डायरेक्टिव प्लानिंग में। तो बेटा डायरेक्टिव प्लानिंग में सरकार सिर्फ ऑर्डर सुना रही है, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर रही है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगले में डायरेक्टिव प्लानिंग बेटा 1 नंबर में आ सकता है। पता है कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट। आप आगे पढ़ोगे, वैसे 11th 12th क्लास का टॉपिक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर सारा काम करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर कौन दे रहा है, उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाई जाती है डायरेक्टिव प्लानिंग, और हमारा देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, तो हमारे देश में डायरेक्टिव प्लानिंग पाई नहीं जाती। डन ना? तो हमारे देश में कौन सी प्लानिंग पाई जाती है सर? हमारे देश में पाई जाती है बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जहां सरकार खुद भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। तो देखना, ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स टू ए सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, मतलब खुद डेवलपमेंट, खुद प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ये कौन सी इकोनॉमी में पाया जाता है? सोशलिस्ट। या फिर कौन सी इकोनॉमी में पाया जाता है? मिक्स। और हमारा प्यारा इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स। तो हमारी इकोनॉमी में कौन सी प्लानिंग पाई जाती है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। बस खत्म हो गया बच्चों, समझ में आया होगा पक्का। इसके बाद वाला टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा। बोलो क्यों इजी लगेगा? मैं इसे ओवरव्यू देकर ही पढ़ाऊंगा। आपने बचपन में 3 तरीके की इकोनॉमी पढ़ी है। बोलो पहली इकोनॉमी का नाम क्या लिखा हुआ है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल सिर्फ डायरेक्शन देने का होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस प्राइवेट सेक्टर ही सॉल्व करता है। इसमें डायरेक्ट का गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। डन। इसका फायदा क्या होता है बच्चों? इस इकोनॉमी का फायदा ये है, जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा
तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नुकसान क्या था भाई, वो गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा, गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा मतलब सोशल वेलफेयर बढ़ेगा या सोशल वेलफेयर खराब हो जाएगा, सोशल वेलफेयर खराब हो जाएगा, यही लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। चलो आगे देखना बच्चों, अगली इकोनॉमी है फायदे नुकसान। फायदे नुकसान एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, पेपर में आ सकते हैं। एक फायदा पीछे हो गया था, जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा देखना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। तो फायदा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हमेशा बढ़ाने के बारे में काम चलेगा। और अगला फायदा क्या लिखा हुआ है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रोल किस चीज में होगा भाई, ऐसा नहीं है सरकार होगी नहीं कैपिटलिस्ट में, सरकार होगी, लेकिन सरकार डिमांड एंड सप्लाई और कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगी, बल्कि सरकार जो देश को मेंटेनेंस वाली चीजें होती हैं, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लाइक डिफेंस, लाइक पुलिस व्यवस्था, इन सबको संभालने का काम करेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई बोले सरकार होती ही नहीं है क्या, भाई होती है, लेकिन उसका काम थोड़ा अलग हटके होता है, मेंटेनेंस के काम होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकारों के। लेकिन नुकसान, ये तो हमारे फीचर्स हो गए, अब फायदे बता रहा है। इसका बेटा सबसे बड़ा फायदा यही है, जीडीपी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा नुकसान यही है, सोशल वेलफेयर की क्या लग जाएगी, लंका लग जाएगी। विदाउट सोशल जस्टिस नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये वाली बात सबको पता होगी, अगर आपने इसे बचपन में थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा, वरना अभी मैंने याद दिला दिया। अगली इकोनॉमी बच्चों फटाफट बताओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन रोल किसका होता है, सरकार का, गवर्नमेंट का। सरकार ही सारे काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कुछ करने ही नहीं देंगे, हल्का फुल्का के छोड़कर। तो ऐसी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर हमेशा सर पे रहेगा, लेकिन ऐसी इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी होने वाली नहीं है ना। शायद ही कोई देश इसको फॉलो करता होगा। एक एग्जाम्पल आमतौर पर बताया जाता है यूएसएसआर का। ये पहले एक देश हुआ करता था यूएसएसआर, तो ये देश सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता था, लेकिन अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसके फायदे नुकसान बहुत ही बच्चों वाले, पेपर में आने के चांसेस कम है। एक बार आओ फटाफट देखते हैं ध्यान से। लिखा हुआ है, फीचर्स बता रखा है, ये तो पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप होती है। पब्लिक ओनरशिप मतलब बच्चे सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज किस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए। क्या यहाँ पे सरकार खुद पार्टिसिपेट करती है, हाँ, सोशलिस्ट के अंदर सरकार खुद पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कैपिटलिस्ट के अंदर सरकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। फिर फायदे नुकसान में वही फायदा ये है कि सोशल वेलफेयर होगा, गरीब थोड़ा अच्छे से जीवन जी पाएगा, लेकिन नुकसान ये है जीडीपी ग्रोथ होने वाली नहीं है। फिर हमारा देश जिसे फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या ही बताऊं इसके बारे में, हर खत्म बड़ा बच्चा भी इस पॉइंट को जानता है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों का रोल होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों रिसोर्सेज दोनों के कंट्रोल में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्राइवेट वाला बोलो किसके पीछे काम करेगा, प्रॉफिट, और गवर्नमेंट वाला किसके लिए काम करेगा, सोशल वेलफेयर। तो गरीबों का भी भला होगा और देश की जीडीपी भी बढ़ रही होगी। लेकिन फायदे तो ये मैंने आपको बता दिए, मेन है बच्चों इसका नुकसान आमतौर पे पेपर में आता है और बच्चे को याद नहीं रहता, तो मैं आपको नुकसान दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा नुकसान है मिक्स्ड इकोनॉमी का। फायदे तो समझ में आया, गरीब का भी भला हो जाएगा और इकोनॉमी का भी भला हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है बच्चे, ऐसी इकोनॉमी में जहाँ प्राइवेट और सरकारी सेक्टर साथ में काम करते हैं, वहाँ पे पता है क्या होता है, इनएफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दैट द मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। ये नुकसान है कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम, सरकारी सेक्टर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, मैं किसी काम के लिए सरकारी बैंक में गया, प्राइवेट बैंक भी है सरकारी बैंक भी है ना, दोनों ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला सरकारी बैंक वाले को, भाई मेरा बैंक अकाउंट खोल दे जल्दी से, मुझे काम है, कुछ जरूरी काम है। तो वो बोलेगा जल्दी का काम है तो जा प्राइवेट बैंक में चला जा, मैं तो 2 दिन लगाऊंगा, 4 दिन लगाऊंगा। इट मीन्स आप समझने की कोशिश करो, वो ढिलाई बरतेगा अपने काम करने में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है ना, प्राइवेट सेक्टर वाले के पास बोल देगा जा चले जा, तेरे को अगर अच्छे से काम करना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, भाई जल्दबाजी करनी है और अच्छे से काम करवाना है तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। मतलब सरकारी सेक्टर अच्छे से काम नहीं करेगा। ये एक प्रॉब्लम है मिक्स्ड इकोनॉमी की, और जो हम सबको पता है। इसके अलावा बेटा करप्शन वगैरह भी हो जाती है इस इकोनॉमी के अंदर। इसे भी अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं आपको बताता हूँ आपने इस 14 मिनट में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने प्लानिंग का मतलब पढ़ा। प्लानिंग का मतलब देश के रिसोर्सेज को ऐसी जगह यूटिलाइज करना, ऐसी नेशनल प्रायोरिटीज़ में इस्तेमाल करना, अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना के प्रोसेस को ही कहा जाता है प्लानिंग। ठीक है।
फिर हमने प्लानिंग दो तरीके की पढ़ी, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग में जहाँ गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्शन देती है क्या करना है क्या नहीं करना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाया जाता है। फिर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चली, जो हमारे देश फॉलो करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है, मिक्स इकोनॉमी फॉलो करती है, जहाँ सरकार खुद भी पार्टिसिपेट कर जाती है। फिर तीन तरह की इकोनॉमी पढ़ी, तीनों के फीचर्स पढ़े, तीनों के फायदे और तीनों के नुकसान। बोलो बच्चों डन? इस 15 मिनट में आपका इतना तो क्लियर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखता है बच्चों लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। 5 ही है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारे आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखते हैं ध्यान से। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू हो रहे हैं, पिछले ही पेज से शुरू थे, नीचे से देखना बच्चों। ये रहा, किसी भी देश का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कि वो हमेशा क्या चाहेगी, जीडीपी बढ़े। अब जीडीपी बढ़े तो हम सबको पता है भाई, हर किसी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा, हर इकोनॉमी का। जीडीपी जब बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जब बढ़ेगा जब प्राइवेट सेक्टर को लालच मिलेगा काम करने का, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, सरकारी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्ती बोला जाएगा काम कर काम कर काम कर, लालच दे के टैक्स का बेनिफिट ले ले, सस्ते में बिजली ले ले, पानी ले ले, प्राइवेट सेक्टर को लालच देकर काम करवाएंगे। और पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और जब जाहिर सी बात है दोनों में ही इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या जीडीपी घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ करवाना। जीडीपी ग्रोथ करवाने का तरीका बता रहा है, प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करके, उसको ललचाकर, और सरकारी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके। तीसरा इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर आप आपके देश के रिसोर्सेज को, अपने बेस को मजबूत कर लोगे, मशीनें वगैरह ज्यादा ले आओगे, अच्छी अच्छी मशीनें ले आओगे, तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी बढ़ाने के 3 तरीके बता रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाने के 3 तरीके बता रहा है, प्राइवेट सेक्टर में इंड्यूस करके, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके, और देश के रिसोर्सेज को, बेस को बढ़ाकर। ये 3 बातें यहां लिखी हुई थी। आगे इसके अलावा अगर आपको आपके देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको टेक्नोलॉजी को भी नया नया बनाते रहना पड़ेगा। मतलब चौथा प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका क्या बताया, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो बच्चे पहला पॉइंट लिखोगे जीडीपी ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमी का, ठीक है। ये 5 ईयर प्लान का भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें बोलोगे जीडीपी जब बढ़ता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर बोलोगे प्रोडक्शन जब बढ़ता है जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है। अब बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक वजह से नहीं बढ़ता, 4 वजह से बढ़ रहा है। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करके, फिर दूसरा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके, तीसरा क्या बोलोगे, तीसरा बोलोगे रिसोर्सेज के बेस को बढ़ाकर, और चौथा बोलोगे ये जो भी पढ़ा टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। खत्म हो जाएगा पहला पॉइंट। बोलो डन। सेकंड पॉइंट देखना क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई कोई भी देश चाहेगा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, कम से कम लोग बेरोजगार रहें। तो ये लिखा हुआ है, ये सेकंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जिनके अंदर एबिलिटी है और विलिंगनेस भी है। बच्चे समझना ध्यान से, ये एम्प्लॉयमेंट में पढ़ोगे आप। मेरे अंदर काम करने की एबिलिटी भी थी और मैं काम करना भी चाहता था, एबिलिटी भी थी, विलिंगनेस भी थी, फिर भी मुझे काम नहीं मिला, तो मैं कहलाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे अंदर एबिलिटी थी लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता था, मैं काम करना नहीं चाहता, अब नहीं मिला, ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अंदर एबिलिटी भी है, मैं एबल भी हूँ, और मेरे अंदर विलिंगनेस भी है काम करने की, अब मैं काम नहीं कर रहा, तो मेरी गलती है मतलब अब ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो कोई देश क्या चाहेगा, कोई देश ये चाहेगा एक ऐसी सिचुएशन जहाँ सारे लोग जिनके अंदर एबिलिटी थी और विलिंगनेस भी थी वर्क करने की, और उनको काम मिल गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन ध्यान रहे ये मार्केट वेज रेट पे होना चाहिए। मार्केट वेज रेट मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है। लेट्स से बच्चों मार्केट में दिहाड़ी चल रही है एक दिन की 600 रुपये, मैं था वो लेबर, मैंने बोला नहीं मैं 600 नहीं, मैं तो 1200 रुपये पे काम करूंगा। अब किसी ने मुझे काम नहीं दिया, तो बच्चे ये मेरी गलती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमी की गलती नहीं है। यहाँ तो मैं बिना मतलब का उछल रहा हूँ कि भाई मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा, मार्केट में रेट चल रहे हैं 600, तो मेरे को 600 पे काम मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला नहीं 600 नहीं, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है इट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड हु हैज द विलिंगनेस टू वर्क, जिनके अंदर एबिलिटी है और काम करने की इच्छुकता है, उनको अगर काम मिल गया एग्जिस्टिंग मार्केट रेट पे, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। और देश यही चाहता है, 5 ईयर प्लान भी यही चाहता है। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव।
ये एक तरीके का सोशल ऑब्जेक्टिव है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे ग्रोथ में, अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ सबका होना चाहिए, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सिर्फ एक वर्ग का फायदा नहीं होगा, सबका फायदा होगा। इसलिए बोला जा रहा है ये सोशल ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव एक ही है, बाकी सब में हम पैसों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इसमें हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे रोजगार मिल जाए। बच्चों लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 5 है, जिसमें से 2 खत्म। जीडीपी की बात करोगे आराम से कर जाओगे मेरे ख्याल से, अभी हमने लिख के भी करा। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब बता दोगे, फिर बोलना है सोशल ऑब्जेक्टिव है या सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ये वाली बात लिखनी है। फिर तीसरा और हलवा वाला पॉइंट है, देखो लिखा हुआ है अगले पॉइंट का नाम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ बच्चों? ये हुआ मतलब, आओ देखना एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी मीनिंगलेस। भाई देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे घर में तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ लोगों की ग्रोथ हुए जा रही है, तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगलेस। ये लिखा हुआ है, पढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंगलेस हो जाएगी इफ बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ के फायदे सिर्फ हैंडफुल ऑफ द पीपल, हैंडफुल मतलब कुछ चुनिंदा लोगों का ग्रोथ होगा, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। ग्रोथ होना चाहिए सबका, ये लिखा हुआ है। ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पज इन अ सोसाइटी, ग्रोथ का कोई काम नहीं रह जाएगा जब रिच रिचर होता जा रहा है और बेचारा पुअर और स्ट्रगल करता जा रहा है। तो अगर अमीर अमीर हुए जा रहा है, गरीब गरीब हुए जा रहा है, तो इस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। तो ये नहीं होना, ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि ये ना हो, अमीर और गरीब ना हो जाए, इसे बचाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव का नाम है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका फायदा सारे सेक्शन को मिलना चाहिए, रिच सेक्शन को भी और पुअर। जैसे भाई देश तो 5वें नंबर पे पहुंच गया, लेकिन मैं तो नहीं पहुंचा आगे, मेरी तो वही हालत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है तो इसका फायदा हर वर्ग को मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, वो एक अलग बात है। फेलियर में आप पढ़ोगे, फेलियर में एक पॉइंट आएगा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे वाली मैं बात बताऊंगा। चाहे देश कितनी ही कोशिश कर ले अमीर को अमीर बनने से और गरीब को और गरीब होने से रोकने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, अमीर अमीर हुए जा रहा है और बेचारा गरीब गरीब हुए जा रहा है। डन, 3 पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा बच्चों चौथा तो एकदम हलवा है, हमारे को मॉडर्न बनना है। मॉडर्न का मतलब फटी हुई जीन्स पहननी है और अलग अलग टाइप के बाल यूं यूं करके घूमना है, नहीं बेटा वो मॉडर्न नहीं। मॉडर्न का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन करते हुए चलना है। तो पढ़ना, इट रेफर्स टू अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, पुरानी टेक्नोलॉजी को बदल दो। आज का ज़माना साइंस एंड इनोवेशन का है, साइंस ने हमारे को काम करने के नए नए तरीके सिखा दिए, तो साइंस पे भरोसा करना है, भरोसा करवाना सिखा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने सुना होगा HYV सीड्स, है ना? जिसने नहीं सुना मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर चैप्टर में आगे पढ़ोगे आप। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स साइंस का देन था, उसकी वजह से हमारा इतना प्रोडक्शन बढ़ा कि क्रांति आ गई, और क्रांति का नाम क्या पड़ा? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छा एग्जांपल था। अगर आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाओगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें हासिल होंगी, तो मॉडर्न बनना ही हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट, कोई भी देश क्या चाहेगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका? भाई वो सेल्फ सफिशिएंट बने, कम से कम अनाज के मामले में वो दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, खुद ही उगाकर खुद ही खा लें। हमारे को दूसरों पर निर्भरता कम करनी है, सेल्फ सफिशिएंसी बननी है। अच्छी बात है, पढ़ना। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोड्यूस, एक ऐसी सिचुएशन जहां हम कोशिश कर सके खुद एसेंशियल चीज़ों को बनाने की, और एसेंशियल में सबसे बढ़िया एसेंशियल क्या है? फूड ग्रेन्स, अनाज हम खुद बना सके विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, बिना दूसरों के इन्वॉल्वमेंट के हम खुद सामान बना सके। ये किसी भी इकोनॉमी का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। तो बच्चों 5 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मेरी तरफ से खत्म हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके सबसे सुनूंगा, अगर सुनना शुरू करूं। देखो हर पॉइंट के अंदर आपको बताना है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से आपको आंसर बना के लिखना है। फिर उसके बाद हर पॉइंट की मेन बात को पकड़ना, जैसे मॉडर्नाइजेशन की मेन बात थी साइंस का थोड़ी तारीफ करनी है, साइंस आज करना हमारा साइंस का है, ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल लिख देना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, उसे फॉलो करना है। जैसे ये वाला पॉइंट पढ़ा, हमारे को दूसरे देशों पे डिपेंडेंस कम करनी है। आप हर पॉइंट के कीवर्ड सुनो और उनको पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखना। पूरा पैराग्राफ बनाने से अच्छा है पॉइंट 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 बनाकर लिखो। अगर एक पॉइंट में जैसे सेल्फ सफिशिएंसी है, इसके अंदर अगर आपने 2-3 पॉइंट भी लिख दिए तो पूरा पॉइंट अच्छा माना जाएगा, है ना? बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ तक आपका टाइम हो गया होगा अराउंड 24 मिनट। यहाँ तक में आपने क्या क्या पढ़ लिया? बहुत कुछ पढ़ लिया भाई।
सबसे पहले प्लानिंग का मतलब प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, डायरेक्टिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। फिर उसके बाद 3 तरीके की इकोनॉमियाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फीचर्स, फायदे नुकसान। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कितने पढ़ लिए? 5। अब हम पढ़ेंगे बच्चों शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या चलेगा। हमारे 5 ईयर प्लान शॉर्ट टर्म ही ऑब्जेक्टिव थे। 5 ईयर प्लान सुनने में लॉन्ग लग रहे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म थे। अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग टारगेट था हमारा। इसमें क्या है मैं बता देता हूँ टॉपिक कैसे चलेगा। जैसे व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड, कंपनी लड़ रहा था फूड ग्रेन से, अनाज कम था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस था एग्रीकल्चर। हर 5 ईयर प्लान में क्या फोकस था ये चलेगा बस। तो 5 में फोकस था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ग्रोथ से उत्साहित होकर हमने तुरंत अपना फोकस किसी और पे शिफ्ट कर दिया। भाई एग्रीकल्चर इतना अच्छा ग्रो कर गया कि अब अगली बार हमने सोचा यार एग्रीकल्चर तो ग्रो कर ही गया, चलो दूसरे पे चलते हैं। तो सेकंड में हमने इंडस्ट्री के बारे में सोचा। फर्स्ट में हमने सोचा एग्रीकल्चर, सेकंड में हमने सोचा इंडस्ट्री, और जब इंडस्ट्री के बारे में सोचा तो फिर से एग्रीकल्चर खराब हो गया क्योंकि हमने एग्रीकल्चर से ध्यान हटा लिया ना। इस वजह से थर्ड वाले में थर्ड में फिर से फूड ग्रेन्स आ गया। देख रहे हो थर्ड 5 ईयर प्लान में बेटा 5 ईयर प्लान थे। पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, तो ये 1951 से 1956 तक चला होगा। 5 ईयर प्लान की बातें चल रही है। 5-5 साल के ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्री, तीसरे में फिर से एग्रीकल्चर यानी कि फूड ग्रेन्स। ऐसे करके अलग अलग उसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं। जैसे अगला देख लेना, इसी में लिखा हुआ है फोर्थ प्लान का फोकस था प्राइस में स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी का मतलब बच्चे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना या डिफ्लेशन को भी क्या करना, कम। तो स्टेबिलिटी स्थिरता बनाने के लिए और मैन पावर लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फोर्थ का ऑब्जेक्टिव था। पॉवर्टी एलिविएट करना, खत्म करना, फिफ्थ का मेन काम था। सिक्स का भी मेन यही काम था। पॉवर्टी फिफ्थ और सिक्स में मेन टारगेट पे थी। फिर सेवंथ प्लान में फोकस किस पे था? फिर से सेवंथ प्लान में एम्प्लॉयमेंट फोकस पे आ गया। मतलब फोकस शिफ्ट होते चल रहे थे। कभी फूड ग्रेन्स था, फिर इंडस्ट्री आ गई, फिर फूड ग्रेन्स आ गया, फिर पॉवर्टी आ गई। इस तरीके से हमारे अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। 8th में क्या था बच्चों? 8th में क्या था देखना। 8th में हमारा ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन। द 8th प्लान रीइंफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस पे था। इसके अलावा एजुकेशन फोकस पे था। फिर 9th वाले में ग्रोथ, स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट, वातावरण के बारे में सोचने लग गए। 10th में क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचा। 11th में फिर से पॉवर्टी और जॉब क्रिएशन और वातावरण को बचाने के बारे में सोचा। और 12वें में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कुछ हो रहा है, इन सब से बचाने के लिए फिर से फोकस करा। तो अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग टारगेट पे था। एक नंबर में आ सकता है, इससे ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं है। बोलो भाई डन? डन सर। चलो अब एक 3 ही टॉपिक बचे हैं बच्चों, है ना, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो मेन चैप्टर शुरू होगा। हमारे फीचर्स क्या थे 5 ईयर प्लानिंग के फीचर्स, जो हमने 1991 तक अपनाए। तो बच्चों बहुत सारे फीचर्स हैं, फिर उसके फ़ायदे पढ़ेंगे और फिर उसके नुकसान पढ़ेंगे। तो अब रेडी हो जाना कुछ बढ़िया तूफानी टॉपिक के लिए। आओ देखना। सबसे पहले पहला फीचर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो हमने 1991 तक अपनाया। क्यों बेटा 1991 ही क्यों, उसके बाद का क्यों नहीं? क्योंकि बेटा उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की अलग बात होती है, तो हम उससे पहले का पढ़ेंगे। तो पहला बेटा हमने 1991 तक मेन रोल, प्राइमरी रोल, मुख्य रोल, सेंट्रल रोल, की रोल, सारा का सारा सरकारी सेक्टर को सौंप दिया। पहला फीचर खत्म। दूसरा, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी बनाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे दुनिया भर के क्या लगाकर? रेगुलेशन का मतलब बच्चे दुनिया भर का क्या लगाकर? कंट्रोल का मतलब उनके लिए दुनिया भर के क्या बना दिए थे? कानून। दुनिया भर के क्या लगा रखी थी? रिस्ट्रिक्शन। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर को बांध रखा था और सरकारी सेक्टर को खुले सांड की तरह छोड़ दिया था। 2 फीचर खत्म हो गए। तीसरा देखना बच्चों ध्यान से, हम हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचा रहे थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचा रहे इसलिए थे कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बेटा एसएसआई देश में हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़वाता है। हम छोटी इंडस्ट्री को बचा रहे थे, बड़ी इंडस्ट्री से कहीं वो उसे खा ना जाए, जान से ना मार दे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम रेगुलेट कर रहे थे, मतलब कंट्रोल कर रहे थे, और जो छोटे स्केल की इंडस्ट्री थी उसे बचा रहे थे। ये लिखा हुआ है। छोटी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमने इसे लोन बांटा, फाइनेंशियल हेल्प दी, और बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर हमने दुनिया भर के क्या लगा रखे थे? कंट्रोल लगा रखे थे। आगे देखना बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हमने कुछ हैवी इंडस्ट्री की ग्रोथ जानबूझकर करी जिनका महत्व था। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री जिनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री, पावर बिजली की इंडस्ट्री, आयरन स्टील की इंडस्ट्री, जो महत्वपूर्ण
लॉन्ग या लार्ज स्केल की इंडस्ट्री थी उसके बारे में सोचा। तीसरे पॉइंट में हमने एसएसआई को बचाया, एलएसआई को कंट्रोल करा। चौथे पॉइंट में कहता है कि हमने कुछ एसएसआई एलएसआई को, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, कुछ हैवी इंडस्ट्री को जानबूझकर ग्रोथ करवाया क्योंकि वो देश में उनका महत्व था, सिग्निफिकेंस था। इसके अलावा हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा। बेटा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग चाहिए और सेविंग करवाने के लिए सरकार ने आपको अलग अलग लालच दिए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ज़्यादा ब्याज दिया ताकि आप सेव ज़्यादा करो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सब्सिडी दी, कैपिटल ग्रांट दिया, लोन दिया, एडवांस दिया ताकि आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, टैक्स में एग्जाम्पशन दिया। तो सेविंग्स को प्रमोट करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़वाकर, और इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया सब्सिडी वगैरह देकर, टैक्स में एग्जाम्पशन देकर। ये फीचर्स थे 1991 तक। फिर हम हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे क्योंकि उसका सामान सस्ता भी बन रहा था और अच्छा भी बन रहा था। वो आता तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर खत्म हो जाता। फिर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस कर रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो सामान हम बाहर से आज तक क्या करते थे, इंपोर्ट, उसे रोककर हम उसका सेल्फ प्रोडक्शन करें। सेल्फ मतलब हम उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। सरकार चाहती थी बाहर से लाना बंद करो, खुद बनाना शुरू करो। इसमें सरकार चाहती थी फॉरेन करेंसी थोड़ी सी हम सेव कर लें, फॉरेन करेंसी हमारी क्या हो जाए, सेव। ये सेव करना जरूरी इसलिए था क्योंकि उससे हमारे को फिर मोटी मोटी चीज़ें खरीदनी थी, मशीन वगैरह खरीदनी थी। तो सरकार ने सोचा अभी तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब सुन लेना। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब अभी तक जो हमारी इकोनॉमी हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रही है ना, उसे रोको और कैसे भी करके जो हम खुद बना सकते हो उसे खुद बनाना शुरू करो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करो गुड्स और सर्विसेज का, जो अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। ये फीचर था। इसके अलावा बाहर से एफडीआई आना, बाहर से पैसा इंडिया में आना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। अब वो रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये बेटा मैंने आपको पढ़ा रखा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। फेरा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा और फेरा दोनों ही बाहर से आने वाले कैपिटल को कंट्रोल कर रहा था। तो आपको ये बोलना है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी बाहर से इंडिया में कैपिटल लाना। और बाहर से इंडिया में कैपिटल आता है तो बच्चों दो तरीके का आता है, एक एफडीआई और एक एफआईआई। दोनों पे दुनिया भर की क्या लगा रखी थी, रिस्ट्रिक्शन। एफडीआई का पूरा नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का पूरा नाम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफआईआई का एक और नाम होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन सब पे कंट्रोल लगा रखा था। और इसके अलावा लास्ट फीचर था प्लानिंग हमारी सेंट्रलाइज चलती थी। सेंट्रलाइज मतलब एक बंदा बैठा हुआ है टॉप पे, वो पूरे देश के बारे में सोच रहा होगा, है ना, लाइक प्राइम मिनिस्टर, वो टॉप पे बैठे हुए पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। और फिर स्टेट भी सोच रहा है देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में। और स्टेट और जो हमारा सेंट्रल लेवल पे बैठे हुए मोदी जी, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे थे। तो कुछ इस तरीके का था सेंट्रलाइज प्लानिंग, दोनों ही मिलकर सोच रहे थे। बोलो भाई डन। तो कुल मिलाकर आपको 6 से 7 फीचर ध्यान रखे जाने। पब्लिक सेक्टर का मेन रोल, प्राइवेट सेक्टर को रोल तो मिला था लेकिन उसमें दुनिया भर के कंट्रोल थे। एसएसआई को प्रोटेक्शन दे रहे थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे थे। फिर हमने हैवी इंडस्ट्री का जिनका सिग्निफिकेंस था उनको ग्रोथ करवाया। हमने फॉरेन कंपटीशन को रोका हुआ था, हमने फॉरेन कैपिटल को भी रोका हुआ था। हमारे देश में जो जो 1991 तक पॉलिसी चल रही थी वो सब कुछ अभी हमने देख लिया। बोलो बच्चों डन। यस सर। आई होप बच्चों ये मज़ा आ रहा होगा आपको। ये मज़ा आपको जब और आ रहा होगा अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो ये रिवीजन देखने के जस्ट बाद आप पढ़ लेना। आपको लगेगा भाई चैप्टर में जानी नहीं थी, ये 40-50 मिनट के अंदर ये चैप्टर आराम से ख़त्म किया जा सकता है। तो प्लीज़ पढ़ना बच्चों इसे, है ना। आप जब ये खत्म हो जाए उसके बाद 1-1.5 घंटा लगाकर आप अपने एंड पे पढ़ लेना इसे भी, तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। या तो पढ़ लेना या तो 2 बार इस क्लास को देख लेना, इनफ है पेपर के लिए। चलो अब भाई क्या फ़ायदा हुआ, इतना कुछ प्लानिंग करी, 5 ईयर प्लान किए, फ़ायदा क्या हुआ, नेशनल इनकम बढ़ गई। कितना अच्छा फायदा, नेशनल इनकम बढ़ गई, गधा भी बता देगा, इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई। भाई नेशनल इनकम बढ़ गई जिससे मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 10 ड्यूरिंग मोस्ट प्लान वी फेल टू अचीव द टारगेट। हाँ भाई हम टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन जो हम स्टैग्नेंट की उसमें बेड़ियों में जकड़े हुए थे वो बेड़ियाँ अब टूट गई, अब हम कुछ आगे बढ़ पाए। ये सारी बात जो मैंने वीडियो वाली बोली ये आगे लिखी हुई है। नो डाउट हम टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अब पहले जो स्टैग्नेंट थे उससे आगे बढ़ चुके, अब हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लग गई। दूसरा भाई नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा। पर कैपिटा इनकम मतलब बच्चों प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ी, हर लोगों के जेब में भी पैसा आना शुरू हो गया। इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, बढ़ गई। तीसरा फायदा ध्यान से देखना बच्चों, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी आपने पढ़ा था ना, फोकस करा था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे, तो बढ़ गई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोकस करा था, फीचर्स में लिखा था, अब फायदा मिल गया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ गए। इसके अलावा
हमने हमारे एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे अच्छे बदलाव करे। इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल बदलाव, जमींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया, टेक्नोलॉजी अच्छी ले आए, बिजली पानी रेनफॉल पे डिपेंडेंस कम कर दी, सारे अच्छे अच्छे काम हो चुके थे। फिर लैंड रिफॉर्म्स, बेटा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर ही लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले वो लैंड रिफॉर्म की बात करेगा। लैंड रिफॉर्म के अंदर वो जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया। टेलर्स और जो सरकार के बीच में लड़ाई चलती थी, जो इंटरमीडियरी था, जमींदार था इंटरमीडियरी। मॉडर्नाइजेशन, रेंट के ऊपर लिमिट लगा दी। मॉडरेशन, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जमींदार कितनी जमीन रख सकता था उस पर लिमिट लगा दी। कितनी जो हमारी आपने एक पढ़ा था ना फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जमीन के टुकड़े अलग अलग एरिया में बटे हुए थे, चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो सरकार ने क्या करा, सारे लोगों से टुकड़े टुकड़े वाली जमीन लेकर एक जगह जमीन दे दी। ये सब बदलाव हुए थे, ये सब अच्छी बातें थी। तो ये सब हुआ। टेक्नोलॉजी में हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ओवरऑल मैं अगर शॉर्ट में बात करूं तो हमारा एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे बदलाव हुए, चेंजेस हुए, और ये चेंजेस देश के लिए अच्छे थे। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ भी हुआ एंड डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। बेटा ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम नए नए चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। आयरन इंडस्ट्री, मशीन, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब हमने बड़े लेवल पे खुद सेल्फ प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और क्या अच्छा हुआ बच्चों, हमारे देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, सोशल में तीन बातें बोली थी, एजुकेशन, हेल्थ और हाउस। ये 7th पॉइंट में अच्छा हो रहा है। और इसके अलावा बाकी बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, रोड, हाईवे, पोर्ट, रेलवे, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो गया। दोनों इंप्रूव करें, बट दोनों ही अच्छे हो गए। ये बस यही है फायदा। अगला, एम्प्लॉयमेंट, देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा। भाई 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा, तो जिसके बारे में सोचोगे वो तो ग्रोथ कर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का लेवल पहले काफ़ी कम था, बढ़ गया। इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई। पहले हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था 792 करोड़, और अब बढ़कर कितना हो चुका है, 59 लाख करोड़। भाई देखो, 700 करोड़ से 790 करोड़ से हम 59 लाख करोड़ पे पहुंच गए। एक बार अनुमान लगाओ कितना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, और ये लगातार बढ़ा ही जा रहा है। तो आपको फिगर ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड अंग्रेजों के ज़माने में तो लंका लगी पड़ी थी। हम एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के, इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। लेकिन जब ये 5 ईयर प्लान आए, तो 5 ईयर प्लान से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी अच्छा हो गया, है ना। इसमें काफ़ी गुना इंक्रीज नजर आया, जो कि एक अच्छी बात थी। ठीक है, इसके अलावा खत्म हो गए बच्चों। तो एक बार अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, तो अभी आपको इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ करूं तो आपको ऊपर भी बहुत बच्चों वाले पॉइंट नजर आएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, नेशनल इनकम अच्छी हो गई, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो गई, सेविंग बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। यही सारे तो पॉइंट है। बोलो डन। एक लास्ट टॉपिक और है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम क्या है, बोलो, फेलियर। जितने भी हमने फायदे पढ़े ना, अचीवमेंट पढ़े, सब में एक बात बोल देंगे, इतना भी अच्छा नहीं हुआ। पॉवर्टी, क्या हमारी पॉवर्टी खत्म हो गई? ना, पॉवर्टी आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये अचीवमेंट हुआ है फेलियर। अगला भाई, पहला 5, इसके अंदर की बात बता रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान छोड़कर आज तक कोई ऐसा 5 ईयर प्लान नहीं है जिसमें देश में इन्फ्लेशन ना रही हो। और इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ होती है डेवलपिंग नेशन में, वो उसकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ये फेलियर है, हम इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आपने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन इतना बढ़ गया क्या कि सारे लोगों को काम मिला ना, कुछ लोगों को काम मिला तो अच्छे में लिखा हुआ था, सारे लोगों को काम नहीं मिला तो अभी बेरोजगार भी है ना, बेरोजगार है इसलिए फेलियर में लिखा हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, आज भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। इसके अलावा अभी आपने पढ़ा था देश का सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, अब आप पढ़ोगे इतना भी अच्छा नहीं हो गया। ये रहा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी देश में बिजली, पानी, रोड, ट्रांसपोर्ट, डीटीसी का चलना या फिर बिजली का कट जाना आज भी ये कॉमन है, और ये तो शहरों में कॉमन है, गांव में तो न जाने और कितने बुरे हालात होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी इनएडिक्वेट है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्या अमीरों और गरीबों के बीच की खाई खत्म हो पा रही है? नहीं, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे 5 ईयर प्लान्स का। हम काबू नहीं कर पा रहे, अमीर को अमीर बनने से नहीं रोक पा रहे और गरीब को गरीब होने से नहीं रोक पा रहे। दोनों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, लेकिन नहीं हासिल हो पाया, हम फेल हो गए। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। स्क्यूड मतलब एक तरीके से अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक फेलियर है। एम्प्लॉयमेंट पूरा खत्म नहीं हुआ,
अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हुआ, हम पॉवर्टी नहीं भगा पाए, तो ये सब अलग अलग फेलियर आपके सामने थे। तो बच्चों आपने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, चैप्टर खत्म, फिनिश। देखना, सबसे पहले आपने इस चैप्टर में प्लानिंग का मतलब पढ़ा। सबसे पहले आपने किसका मतलब पढ़ा? प्लानिंग, प्लानिंग की मीनिंग पढ़ी। मीनिंग के साथ आपने प्लानिंग कमीशन का नाम सुन लिया और नीति आयोग का नाम सुन लिया और एक महान इंसान का नाम सुन लिया जिसका नाम था प्रोफेसर महालनोबिस। फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग पढ़ी और डायरेक्टिव प्लानिंग पढ़ी। फिर 3 तरह की इकोनॉमी पढ़ी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स, फायदे नुकसान फीचर्स पढ़े। फिर उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स 5 थे, शॉर्ट टर्म में तो अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग चीज़ें थी। फिर हमने हमारी 1991 तक के पॉलिसी के फीचर्स पढ़े, पब्लिक सेक्टर को की रोल, मेन रोल, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल, एलएसआई को प्रोटेक्शन और एलएसआई को रेगुलेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट पे फोकस, इस तरीके से सेंट्रलाइज प्लानिंग, इस तरीके से हमने पॉइंट पढ़े। फॉरेन कंपटीशन से खुद को बचाना और इस तरीके के पॉइंट पढ़े, ठीक है। हैवी इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट। फिर उसके बाद हमने ये जो हमने इतना कुछ करा इसके अचीवमेंट पढ़े। अचीवमेंट मतलब क्या क्या अच्छा हुआ, तो बेटा अचीवमेंट में नेशनल इनकम बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इस तरीके से अच्छे अच्छे फायदे नजर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, सोशल अच्छा हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो गया, ये सारा अच्छा अच्छा हुआ। फिर लास्ट में जाते जाते बुराई, पॉवर्टी खत्म नहीं हो पाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाया और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। इस तरीके से आपने अलग अलग फेलियर पढ़े। बोलो बच्चों डन। आई होप ये आपकी क्लास रही है। 41 मिनट्स में खत्म हो चुका है, तो 1-2 मिनट और बस और खत्म है चैप्टर। आप इसे 2 बार देखो, 1.5 बार, 3 बार, 4 बार देखो, आपको ये चैप्टर दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, पक्का कह रहा हूँ मैं। आप आराम से इतना जो मैं बोल रहा हूँ इसे इंग्लिश में बनाकर अगर लिख पाए, चीज़ों को प्रेजेंट कर पाए, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख पाए, तो पक्का आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे, 100% वाली बात है। डन। आई होप बच्चों आपको मज़ा आया होगा। नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, जब तक पढ़ते रहो जब तक याद ना हो जाए, और जब याद हो जाएगा तो मज़ा अपने आप आने लगेगा। डन। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक प्लीज़ पढ़ते रहो और बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।